हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हमने 1.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखा है। उसमें हमने देखा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन को कैसे प्रूव किया जाए। डिफरेंट टाइप के उसमें हमने प्रॉब्लम्स भी किए। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको होमवर्क में भी दे रखी थी, उनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट का रियलाइजेशन हो सके और आप ये सीख सकें कि कैसे उन कॉन्सेप्ट्स को इक्विवेलेंस रिलेशन एंड क्लास वाली प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना है। इसी क्रम में हम अब बात करने वाले हैं अपने सेकेंड टॉपिक की, दैट इज सेकेंड टॉपिक टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमें स्पेशली इन टॉपिक्स पर बात करनी है। ये आपका एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का इंट्रोडक्शन है। इस टॉपिक में बेसिकली हमें बात करनी है इन पॉइंट्स पर, दैट इज फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं इसमें हम जानेंगे, कि एक बार फिर से जानेंगे। हालांकि क्लास 11th में हम जान चुके हैं कि फंक्शंस क्या होते थे, बट एक बार फिर से उन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हुए जानेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज क्या होती है, डोमेन एंड रेंज पर भी बात करने वाले हैं। ये आपके लिए एकदम नया टॉपिक होगा, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमें बात करनी है फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, स्पेशली इन आवर क्लास 12 कौन कौन से फंक्शंस हमें पढ़ने हैं, कितने प्रकार के फंक्शंस हमें पढ़ने हैं, वो टाइप्स क्या हैं, उन पर किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बात करेंगे टाइप्स में वन फंक्शन की, मैनी वन फंक्शन की, ऑन टू फंक्शन की, इन टू फंक्शंस की, और बाद में बात करेंगे हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शंस की। देखेंगे कि कैसे इनकी पहचान होती है, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, और किस किस तरह से प्रॉब्लम्स इन टॉपिक्स में वो पूछ सकते हैं आपसे। बात समझ में आ गई। इसके बाद बच्चों हम बात करने वाले हैं सम फंक्शंस व्हिच वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th। जो फंक्शंस हमने क्लास 11th में सीखे थे, आपको याद होने चाहिए। हमने क्लास 11th में फंक्शंस के चैप्टर में सीखा था, कई ऐसे फंक्शन सीखे थे जैसे मॉडुलस फंक्शन, इसके अलावा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना। इसके अलावा सिग्नम फंक्शन भी हमने सीखा था, उनकी डोमेन एंड रेंज पे भी बात की थी। तो इन फंक्शंस को एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे और देखेंगे कि क्या होते थे। एक बात और कहना चाहूंगा, आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है, जो प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के अंदर आपके लिए छोड़ी जा रही है, तो उन्हें आप पेंडिंग न डालें, साथ ही साथ करें, जिससे कि आपके डाउट्स क्या आ रहे हैं वो हमें समझ में आ सके, और अपने डाउट्स को आप कमेंट करके बताएं भी, जिससे डाउट सेशन पे उस पर एक वीडियो बना करके आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस क्या होते हैं बात करते हैं इस पे। लेट्स सी। फंक्शन को बच्चों समझने से पहले एक बार मैं आपको पिछले टॉपिक पर ले जाऊंगा। पिछला टॉपिक अपना क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट था। पिछला टॉपिक अपना क्या था भैया, कार्टेशियन प्रोडक्ट था। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैंने यहां पहले से ही लिख रखा है। हमने लेट किए दो सेट ए और बी, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 1 4 एंड 9। तो ये दो सेट हमने लेट कर रखे हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने इनका बनाया हुआ है। ध्यान से आप इसे चेक कर सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने बना रखा है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बनाना तो आता ही होगा, क्योंकि जस्ट अभी रिसेंट हमने इसको पढ़ा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के बाद में आप ध्यान से देख सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो कि एक सेट है अपने आप में, कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। अच्छा, कोई बता सकता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के। यस, यू कैन टेल मी दैट टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू 2 पावर 9। इस केस में कितने सबसेट होंगे, 2 पावर 9 होंगे। ये सब तो आपको आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नया कुछ भी नहीं है इसमें, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लिया है और उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 9 होंगी। अब बच्चों ये काम भी आपको आता है जो मैंने लेट कर रखा है। मैंने क्या किया हुआ है, लेट 3 रिलेशंस। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 3 सबसेट माने हुए हैं, 3 सबसेट माने हुए, और उन सबसेट्स को आपको मालूम है कि क्या कहते हैं, उन्हें रिलेशंस कहते हैं। तो रिलेशन R1, इसके अंदर हमने लिया है ऑर्डर पेयर 1 1,
2 4 एंड 3 9। रिलेशन R2 के अंदर हमने लिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर 1 1 एंड 3 4। रिलेशन R3 के अंदर हमने लिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर 1 1 1 4 2 9 एंड 3 1। तो ये 3 रिलेशन भी हमने मान सकते हैं। अब बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन ये, क्योंकि ये सब आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। दैट क्वेश्चन इज whether R1 R2 and R3 are functions। अब आप कहोगे सर ये क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप फंक्शन को खुद ही बताने वाले हो और हमसे आप पूछ रहे हो कि R1 R2 R3 फंक्शंस है। मैंने आपसे पूछा कि क्या R1 R2 R3 फंक्शंस है। तो देखो मैं बता दूं, ये मैं कोई आपसे नया क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, ये वही क्वेश्चन है जो क्लास 11th में मैंने आपको बताया था, जिसका आंसर मैंने आपको बताया था। तो उस क्वेश्चन को मैं आपको याद दिला रहा हूं कि हमने देखा था कि कुछ फंक्शन हमें आपको याद होना चाहिए कि फंक्शन यही कहीं से निकल कर आया था, यही कहीं से वो निकल के आया था। फंक्शन को हमने डिफाइन किया था। तो फंक्शन जब भी आया था तो इन्हीं में से कहीं से आया था, इतना तो याद होना चाहिए आपको। अब आप कहोगे हाँ सर थोड़ा थोड़ा सा याद हमें आ रहा है, आपने सर बताया था कि फंक्शन कुछ रिलेशन और फंक्शंस में कुछ कनेक्शन तो था ही। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे पूछा है कि क्या R1 R2 और R3 फंक्शंस हैं। तो कुछ बच्चों को तो आंसर याद होगा, कुछ कह देंगे कि सर हाँ ये तीनों ही रिलेशन फंक्शन है, ये तीनों ही रिलेशन फंक्शंस हैं। कुछ कह देंगे कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या पढ़ा रहे हो, ये किस पे बात कर रहे हो, ये रिलेशंस फंक्शन है, ये बात हमारे समझ से बाहर। अल्टीमेटली बात ये हुई कि हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर मैं खुद ही करता हूं आपके लिए। लेट्स सी। देखो फंक्शन के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैंने यहाँ पे 3 रिलेशन लिख के रखे हुए हैं, R1 R2 और R3। इन्हें मैं एक बार यहां फिर से लिख देता हूं। R1 इज इक्वल्स टू 1 1 2 4 and 3 9। R2 is equals to 1 1 and 3 4। R3 is equals to 1 1 1 4 2 9 3 1। बच्चों ये तीनों रिलेशंस मैंने लिख लिए हैं। अब मैं एक बात लिखना चाहता हूं, यहां पे मैं कैटेगराइज करता हूं कुछ चीजें। यहां पे मैंने लिख लिया रिलेशन और यहां पे मैं लिख देता हूं फंक्शन। बहुत ध्यान से देखना इस बात को, यहां से आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पे मैंने लिख दिया है फंक्शन रिलेशन और यहां पे मैंने लिख दिया फंक्शन। तो देखो ये रिलेशन आपका R1 है, R2 है और R3। इतनी बात तो आपको पता है कि तीनों रिलेशंस हैं हमारे, बिकॉज दे आर द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। अब बात सुनो, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं R1 एक फंक्शन है। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने R1 रिलेशन के सामने टिक किया हुआ है। मैंने क्या टिक किया, वो मैं ये बताना चाहता हूं कि R1 रिलेशन क्या है, एक फंक्शन है। मैं R2 रिलेशन के आगे भी टिक कर रहा हूं कि हाँ ये भी फंक्शन है। मैं R3 रिलेशन के आगे टिक करने वाला हूं कि ये फंक्शन नहीं है। ध्यान से देखो कि मैंने क्या लिखा है, अभी आपको सब समझ में आने वाला है ये क्या होने वाला है। मैंने रिलेशंस के आगे लिख दिया है कि ये फंक्शन भी है। ये रिलेशन तो तीनों हैं ही, लेकिन साथ साथ यहां पे R1 और R2 क्या है, फंक्शन हो रहे हैं।
अब कहोगे सर पहचान इसकी क्या है, तो एक डेफिनेशन, एक स्टेटमेंट, एक लाइन में लिखने जा रहा हूं जो फंक्शन को आपको डिफाइन कर देगी, और ये लाइन आपको परमानेंटली याद रखनी है। जब भी फंक्शन की बात आएगी तो आप यही बताओगे। ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं फंक्शन के बारे में, बहुत ध्यान से देखना। दोज रिलेशंस in which ordered pairs belonging to it, those relations in which ordered pair belonging to it will never have first element से, बात समझो मैंने क्या लिखा हुआ है। दोज रिलेशंस इन विच ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू इट, ऐसे रिलेशंस फंक्शन कहलाएंगे। दोज रिलेशंस इन विच ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू इट विल नेवर हैव फर्स्ट एलिमेंट सेम। तो ऐसे रिलेशंस को हम फंक्शन कहने वाले हैं। ऐसे रिलेशंस को हमने फंक्शन कहा है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर, ये जिसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स में से किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। बात समझो। अब कहोगे कि सर चलो इसमें चेक करके देखें, तो मैं आपको बता देता हूं R1 रिलेशन के अंदर ये डेफिनेशन किस तरह से लागू हो रही है, ध्यान से देखना। इसमें भी होना चाहिए। तो R1 रिलेशन के अंदर देखा ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से हैं, 3 ऑर्डर्ड पेयर है, और 3 ऑर्डर्ड पेयर में आप देख लो तीनों के पहले एलिमेंट अलग अलग है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद R2 रिलेशन के अंदर देखो, R2 रिलेशन के अंदर 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं, 1 1 और 3 4। यहां भी दोनों को देख लो, पहले एलिमेंट दोनों के ही अलग हैं। लेकिन R3 में मैंने क्या लिखा हुआ है कि ये फंक्शन नहीं है। ध्यान से देखो, मैंने R3 में लिखा है कि ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है, ध्यान से सुनो। यहां पे 2 ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल गए जिनका पहला एलिमेंट तो एक जैसा है, सेम हो रहा है। पहला एलिमेंट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि वो रिलेशंस फंक्शन कहलाएंगे जिनमें बिलोंग करने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट कभी भी सेम ना हो। अब कहोगे सर दूसरे एलिमेंट पे कुछ बताएंगे, तो दूसरे एलिमेंट के बारे में बता दूं। दूसरे एलिमेंट पहले एलिमेंट सेम हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। मतलब समझो, मतलब जैसे यहां पे ये ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट 1 है, या इस वाले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट 1 है, और इस वाले ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट 1 है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सेकेंड एलिमेंट क्या है। हमें हमेशा फंक्शन को चेक करने के लिए ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट पे ध्यान देना है, और ये बात क्लास 11th में मैं आपको समझा चुका हूं। आई होप कि कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन आपको समझ में आया होगा, फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब इन फंक्शंस पे हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इन डेफिनेशंस को एक बार पॉज करके रिकॉल कर सकते हो, रीड कर सकते हो, समझ सकते हो, और अपने हिसाब से अपने नोट्स बना सकते हो। इसी क्रम में आगे बात करते हैं। देखो फंक्शन की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई है, एक बार मैं फिर से उसे रीड कर देता हूं। दोज रिलेशंस इन विच ऑर्डर्ड पेयर्स विल नेवर हैव देयर फर्स्ट एलिमेंट सेम। एक नोट आपको याद रखना है यहां से में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। हाँ, हर एक फंक्शन रिलेशन तो हो सकता है, बट हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। आपने इसको क्लियरली देख रखा है जो एग्जांपल अभी हमने लिया था R1 R2 और R3 वाला, जबकि वहां पे हमने देखे कि तीनों ही रिलेशन है, R1 R2 R3 तीनों ही रिलेशन है, बट उनमें से फंक्शंस केवल 2 ही थे, R1 और R2। ये बात क्लियर हो गई। यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने
जो हमारे फंक्शंस थे, ध्यान से रख देखो, R3 को मैंने हटा दिया, R3 को मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से, केवल मैंने R1 और R2 ही लिए हुए हैं। इन रिलेशंस को जो कि फंक्शन भी हैं, इन रिलेशंस को जो कि फंक्शन भी हैं, उनको मैंने एक डायग्राम के थ्रू शो करने की कोशिश की है। तो ये आपके R1 फंक्शन का, R1 रिलेशन जो कि फंक्शन भी है उसका डायग्राम है, और ये R2 रिलेशन जो कि एक फंक्शन भी है उसका डायग्राम है। तो क्यों ना, क्योंकि ये फंक्शन तो है ही दोनों, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर R से रिलेशंस की याद आती है, तो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर दे रहा हूँ। अब इसको मैं हटा करके, बहुत ध्यान से देखना, इसको मैं हटा करके इसको मैं रीडिफाइन करूंगा, एक नया नाम दे दूंगा f, क्योंकि ये फंक्शन भी था ना, तो इसको f कह सकते हो आप। इसी तरह से R2 को हमने क्या कहा है, एक दूसरा फंक्शन का है g। तो यहाँ पे हमारे पास f और g दो फंक्शंस बन गए हैं। इन फंक्शंस को अगर मैं एक डायग्राम दूं तो बच्चों ध्यान से देखो कैसे दिया जाता है डायग्राम, क्या मतलब होता है इसका। ये जो आप देख रहे हो ये सेट ए है, सेट ए ये कौन सा वाला सेट है, ये वही वाला सेट है जिस पर ये फंक्शन डिफाइन था। अभी आपको बात समझ में नहीं आ रही है, बहुत ध्यान से सुनना। ये सेट ए वो वाला सेट है जिस पर ये फंक्शन डिफाइन है, मतलब ये वाला जो सेट है, ये सेट रखा हुआ है, शुरू में जो सेट था हमारे पास वही वाला सेट होता है ये। इसी तरह से ये वाला जो सेट बी है, ये वाला सेट बी, ये दोनों ही सेट सेम होते हैं। कहने का मतलब ये दोनों ही सेट वो वाले सेट होते हैं जिन पर हमारा फंक्शन डिफाइंड है, यानी जिनके कार्टेशियन प्रोडक्ट पर फंक्शन हमारा डिफाइंड था। ध्यान रहे इस बात को, कभी भूलना मत, ये वो वाले सेट होते हैं। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं दोनों सेट। फिर हमारे पास जो फंक्शन है, जैसे यहां पे आप देख रहे हो, ये हमारे पास फंक्शन है। तो जो पहले पहले एलिमेंट हैं, आप देख लो कि किन एलिमेंटों से कनेक्टेड है। तो ये जो दूसरे एलिमेंट है, इनसे ये पहले एलिमेंट कनेक्टेड रहते हैं। तो ये 1 हमारा किससे कनेक्टेड है, 1। ये दूसरे एलिमेंट सेट 2 के एलिमेंट है, ध्यान से आप यहां पे चेक कर सकते हो सेट 2 में कौन कौन एलिमेंट 1 4 9 थे। तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने रखा। अब देख रहे हैं कि 1 किससे कनेक्टेड है, 1 से, 1 से कनेक्ट कर दो। 2 4 से कनेक्टेड है तो 2 को 4 से कनेक्ट कर दिया। 3 9 से कनेक्टेड है तो 3 को 9 से कनेक्ट कर दिया। क्लियर हो गई बात। और इसे आप इस तरह से कनेक्ट कर देते, तो ये शो करता है कि दो सेट ए और बी में जो रिलेशन, जो कनेक्शन है, जो करस्पॉन्डेंस हो रहा है, जो संबंध है, जो फंक्शन है, वो इससे शो कर दिया जाता है कि एफ, ये एफ उसी बात को शो करता है कि कनेक्शन है सेट ए और बी के एलिमेंट के बीच में। तो एक लाइन के थ्रू आप ऐसे इनको कनेक्ट कर सकते हैं। ये होता है रिप्रेजेंटेशन। दिस इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट रिलेशंस in this way, but here we are talking about function only, that's why I just represented it in this diagram to a function. Is that clear to all of you? अब बात करते हैं इस फंक्शन की डोमेन की और रेंज की। तो डोमेन बिल्कुल रिलेशन की तरह है। डोमेन ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जो ऑर्डर्ड पेयर है इनके पहले पहले एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो इनके पहले एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है, 1 2 3, ये आपकी डोमेन हो गई। इसी तरह से रेंज के बारे में हमने आपको बताया था, ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर की जो सेकेंड एलिमेंट है वो सब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट क्या है, रेंज है। कोडोमेन के आगे मैंने लिखा है सेट बी। ये जो पूरा सेट होता है ये होता है पूरा कोडोमेन, ध्यान रहे, ये पूरा सेट होता है कोडोमेन। बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कोडोमेन को ही तो कहीं रेंज नहीं कहते। तो मैं आपको यहाँ पे एकदम क्लियर किए देता हूं, बहुत ध्यान से इस बात को देख लो, क्योंकि अब ये कंफ्यूजन का समय नहीं है क्लास 12th में। सेट बी को कोडोमेन कहते हैं। रेंज वो वाले एलिमेंट होते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट है, यानी कि सेट बी के वो वाले एलिमेंट भी रेंज होते हैं जो सेट ए के किन्हीं एलिमेंट के साथ कनेक्ट रहते हैं। सेट बी के वो वाले एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, रेंज होते हैं, जो सेट ए के किन्हीं एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट रहते हैं। ध्यान से देखो 1 4 9 रेंज है। क्यों रेंज है ये, क्योंकि 1 1 से कनेक्टेड है, यहाँ 4 2 से कनेक्टेड है, यहाँ 9 3 से कनेक्टेड है। यहाँ तो आपको समझ में आ गई होगी कि डोमेन आर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, रेंज इज द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर,
एंड कोडोमेन इज द सेट बी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसी तरह से मैं आपको डोमेन के बारे में थोड़ा सा और हिंट देना चाहता हूं। यहां पे आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर अराइज हो गया होगा कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा जो लफड़ा रेंज और कोडोमेन के लिए हमारे दिमाग में भी तक था, कहीं वो लफड़ा यहां पर तो नहीं है इस सेट और डोमेन के बीच में। तो ये चीज क्लियर हो जाएगी इस वाले एग्जांपल को देखने के बाद में। बहुत ध्यान से समझो। इसी तरह से मैंने फंक्शन दूसरा जो हमारा R2 रिलेशन था उसका हमने रीनेम करके फंक्शन जी कह दिया है, क्योंकि वो फंक्शन था, आपने देख लिया, क्योंकि वो डेफिनेशन को फॉलो कर रहा था। अब बहुत ध्यान से देखो, इसका भी हमने डायग्राम बनाया है। सेट ए लिया है, पूरा सेट बी लिया हुआ है। अब हमें ये देखना है कि सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो यहां पे देख रहे हैं भैया 1 1 से कनेक्टेड है, तो 1 को 1 से कनेक्ट कर दो। 3 4 से कनेक्टेड है, तो 3 को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? 4 से कनेक्ट कर दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों फंक्शन जी की डोमेन बताओ। तो आप ये नहीं कहोगे कि सर फंक्शन जी की डोमेन 1 2 3 होगी। फंक्शन जी की डोमेन ध्यान से देखो, बाय डेफिनेशन क्या होती है? ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स 1 और 3 ही तो डोमेन होंगी। डेफिनेशन आपको याद रखनी है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि डोमेन इस सेट ए के कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, कई बार पूरे एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे यहां पे पूरे एलिमेंट आपके डोमेन का काम कर रहे हैं, बट यहां पे तो कुछ ही एलिमेंट है ना डोमेन के लिए, 1 और 3 है। तो ध्यान से देखना, आपको डोमेन और रेंज को समझते समय डेफिनेशन दिमाग में जरूरी रखनी है, तभी आप डोमेन सही तरीके से समझ पाओगे। तो डोमेन आर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, उसके हिसाब से 1 और 3 आपके क्या हुए? डोमेन हुए। इसी तरह से रेंज सेकेंड एलिमेंट क्या हुए ऑर्डर्ड पेयर के? 1 और 4 हुए। कोडोमेन सेट बी पूरा 1 4 9। एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से फंक्शन समझ में आ गए होंगे, साथ ही साथ उनके डोमेन और रेंज क्या होते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इस टॉपिक में आगे टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। वो जो टाइप ऑफ फंक्शन समझने के लिए यहां पे मैंने 4 डायग्राम बना के रखे हैं, 1 2 3 एंड 4। इन डायग्राम के थ्रू हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इज दैट क्लियर? अभी ये डायग्राम आपके लिए एकदम अननोन नहीं है, आप ये बात समझ रहे हैं। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, 4 डायग्राम 1 2 3 एंड 4, ये सभी डायग्राम एक सेकेंड, ये सभी डायग्राम आपके लिए अननोन नहीं है। ऐसा डायग्राम आप जस्ट अभी देख चुके हैं कि कैसे हम किसी फंक्शन को उनके 2 सेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। खैर, तो चलो बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। बच्चों फंक्शंस 4 टाइप के हैं। इन डायग्राम्स को आप देखें और थोड़ा सा सोचें कि इनमें क्या वेरिएशंस हो रहे हैं, किस तरह से ये डायग्राम अलग हैं, और ये डायग्राम अपने आप में क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलो इन्हें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कुछ चीजें। यहाँ पे हमारे पास 2 सेट हैं, एक्स और वाई। हर जगह मैंने एक्स और वाई सेट लिए हुए हैं, एक तरह से आप देख सकते हो एक्स और वाई। तो ये फंक्शन f1 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 एसोसिएटेड है 3 से, b एसोसिएटेड है 1 से, एंड c एसोसिएटेड है 2 से। यानी अगर मैं इनके ऑर्डर पेयर बनाऊं तो क्या बनेंगे? a, 3, b, 1, c, 2, एंड दैट्स ऑल। यानी कि अगर मैं फंक्शन 1 को डिफाइन करूं तो फंक्शन 1 हमारा कैसा बनेगा? फंक्शन 1 हमारा इस तरह से बनेगा, a, 1, सॉरी a, 3, b, 1। यहाँ पे ठीक नहीं है, मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ, बहुत ध्यान से देखो। तो फंक्शन 1 हमारा कैसा बनेगा? a, 1, b, a, 3,
b कॉमा 1 एंड c कॉमा 2। और यही तो आपने सीखा था कि कैसे इस फंक्शन से हम इस डायग्राम को बना सकते हैं। तो इस तरह के मैंने 4 डायग्राम बनाए हैं, आपको केवल इन्हें ऑब्जर्व करना है और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। मैं कह रहा हूं कि आप केवल और केवल जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो बस, इसके अलावा कोई दिमाग मत लगाओ। ये सारी चीजें, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की डोमेन एंड रेंज, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। बस आपको एक काम करना, बहुत ध्यान से इन चीजों को सुनना है और कुछ भी सोचना नहीं है दिमाग में, ना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। ये कोई इतना भी टफ टॉपिक नहीं है कि आपकी समझ की रेंज से बाहर हो। ये आपके लिए बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये डायग्राम हमने देखा, इसमें क्या हम देख रहे हैं कि भाई सेट एक्स के जो एलिमेंट हैं वो सेट वाई के एक एक एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। ये बात हम आराम से यहां देख सकते हैं। सेट एक्स के एलिमेंट यहां पर सेट वाई के एलिमेंट से अलग अलग जुड़े हुए हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग 1-1 फंक्शन कहेंगे या फिर इंजेक्टिव मैपिंग कहेंगे। फिर सुनो, जब एक्स सेट के एलिमेंट वाई सेट के डिस्टिंक्ट एलिमेंट से कनेक्टेड हों तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? 1-1 फंक्शन कहते हैं या फिर इंजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। ध्यान से सुनो, फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग भी होता है। तो 1-1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव मैपिंग। इसी तरह से फिगर सेकेंड में आओ, यहां पे हम देख रहे हैं कि सेट एक्स के जो एलिमेंट है, एक इससे कनेक्टेड है 2 से, बी आपका 2 से कनेक्टेड है, सी किससे कनेक्टेड है? 1 से कनेक्टेड है, और यहाँ 3 खाली रह जा रहा है। कोई बात नहीं, आपको केवल फिगर को ऑब्जर्व करना है, बहुत ध्यान से देखना है, आपको वो देखना है जो फिगर आपको दिखाना चाह रहा है बस। तो यहां पे देखो, यहां पे हम देख रहे हैं कि सेट एक्स के एलिमेंट ए 2 से जुड़ा हुआ है और बी किससे जुड़ा हुआ है? 2 से जुड़ा हुआ है। यहां पे हम कुछ अलग देख रहे हैं पहले वाले डायग्राम से। यहां पे क्या अलग देख रहे हैं? यहां पे हम देख रहे हैं कि सेट एक्स के एक से ज्यादा एलिमेंट सेट वाई के सिंगल एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, और यहां पर जस्ट इसका उल्टा है। यहां पे एक एक एलिमेंट सेट वाई के एक एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, यहां पे एक से ज्यादा एलिमेंट सेट एक्स के वाई के एक ही एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। तो ये जस्ट इसका उल्टा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? मैनी वन फंक्शन। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जब कोई फंक्शन 1-1 नहीं होता तो वो फंक्शन क्या होता है? मैनी वन होता है। जब कोई फंक्शन 1-1 नहीं होता तो क्या होगा? वो मैनी वन फंक्शन होगा। तो मैनी वन फंक्शन में आप अपने दिमाग से भी ये चीज समझ सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि जब सेट एक्स के एक से ज्यादा एलिमेंट सेट वाई के किसी सिंगल एलिमेंट से जुड़े होते हैं तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग मैनी वन फंक्शंस कहते हैं। मैनी वन फंक्शन में आप ये देखने को आपको मिलेगा कि जब कोई फंक्शन 1-1 नहीं रह जाएगा तो फंक्शन मैनी वन फंक्शन होगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो डायग्राम 3 को, यहां पे क्या है? यहां पे हम देख रहे हैं सेट एक्स के सभी एलिमेंट और सेट वाई के सिंगल एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, सिंगल एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, उसी तरह से जैसे आपका फिगर 1 में। तो इस फंक्शन को हमने क्या कहा है? ऑन टू फंक्शन कहा है। अब यहां पे आपके दिमाग में छोटा सा कंफ्यूजन आया होगा कि सर यहां पर एक्स सेट के एलिमेंट वाई सेट के एक एक एलिमेंट से जुड़े हैं, आप यहां पे ऑन टू फंक्शन कह रहे हो, और वहां भी एक एक एलिमेंट सेट एक्स का वाई के एक एक एलिमेंट से जुड़ा, तो भी आप उसको आप 1-1 फंक्शन कह रहे हो। यहां पे कुछ आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको बता दूं, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आराम से आप समझ जाएंगे इसको। देखो, ऑन टू फंक्शन में सेट एक्स के एक एक एलिमेंट वाई के एक एक एलिमेंट से तो जुड़े हैं, मैं मना नहीं कर रहा इस बात को कि वो जुड़े नहीं हैं, लेकिन यहां पे हम बेसिकली देख रहे हैं वाई को। किसको देख रहे हैं? वाई को। वाई को क्या देख रहे हैं? हम यहां पे देख रहे हैं कि सारे के सारे वाई किसी ना किसी एक्स से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी एक्स से जुड़े हुए हैं। सारे के सारे वाई किससे जुड़े हुए हैं? किसी ना किसी एक्स से जुड़े हुए हैं। अब कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस बात को आपने उल्टा बोल दिया है। तो आप यूं ही समझ लो कि मैंने इस बात को उल्टा बोल दिया है। ऑन टू चेक करते वक्त हमें विशेष फोकस कहां पे देना है? सेट वाई में देना है। ध्यान रहे, जब भी हम ऑन टू चेक करेंगे तो हम एक्स सेट को भूल जाएंगे, हम फोकस किस पे करेंगे?
सेट वाई पे करेंगे। तो ये फंक्शन ऑन टू है, क्यों है? क्योंकि इसके सारे के सारे वाई किसी ना किसी एक्स से जुड़े हुए हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, लिखना क्या है समझ लो इस बात को, कि सारे के सारे वाई किससे जुड़े हुए हैं? किसी ना किसी एक्स से जुड़े हुए हैं। यानी कि फॉर एवरी, मैं इसको यहां पे देखो थोड़ा सा एल्जेब्रिकली लिखने की कोशिश करता हूं, बट मैं थोड़ा सा लिखने से इसलिए डरता हूं कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना होने लगे, क्योंकि ये लैंग्वेज थोड़ा सा थ्योरेटिकल होती है, बट फिर भी मैं लिखे दे रहा हूं। बाकी आप इसका रियलाइजेशन तो कर ही चुके हो कि कैसे ये देखना है। सब वाईओ को जुड़ा होना चाहिए, वाई के हर सेट वाई के सभी एलिमेंटों को किसी ना किसी एक्स से जुड़े होना चाहिए, तो वो वाली मैपिंग या वो वाला फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर एवरी, ये सिंबल आप जानते हो, फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू सेट वाई, यानी कि सेट वाई को बिलोंग करने वाला हर एक वाई यानी हर एक एलिमेंट, फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू सेट वाई देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल देयर एग्जिस्ट कहलाता है, मैंने 11th में लिखवाया था। देयर एग्जिस्ट सम एक्स देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स, यानी कि जब भी हमें ऑन टू चेक करना पड़ेगा तो हमें देखना होगा सेट वाई को, जब भी हमें 1 1 चेक करना होगा तो हमें देखना होगा सेट एक्स को। समझ में आ गई बात? तो ऑन टू आ गया। अब यहां पे चौथे फिगर में आते हैं हम लोग। चौथे फिगर में हम क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे एक्स किसी न किसी वाई से जुड़े हुए हैं, और यहां पे एक वाई खाली भी है। तो आपको मैं एक बात बताऊं, जब सारे वाई जुड़े ना हो, जब सारे वाई जुड़े ना हो तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। जब सारे वाई जुड़े नहीं होंगे, अभी आपने देखा ऑन टू में आपने क्या सीखा कि ऑन टू होने के लिए फंक्शन में सारे वाई जुड़े होना चाहिए किसी न किसी एक्स से। फॉर एवरी वाई देयर मस्ट बी सम एक्स इन सेट एक्स, ये आपने सीखा ऑन टू के लिए। और इन टू फंक्शन के लिए मैं एक बात बताने जा रहा हूं, बस आप इतना समझ लो कि जब फंक्शन ऑन टू ना हो तो वो फंक्शन इन टू कहलाएगा। जब फंक्शन ऑन टू ना हो तो क्या कहलाएगा? वो फंक्शन इन टू कहलाएगा। यानी कि अगर कोई वाई वैकेंट रह जाए तो वो फंक्शन इन टू कहलाएगा। तो एक मोटी सी बात मैं आपको अल्टीमेटली बताने जा रहा हूं, ये पूरे ऑब्जर्वेशन का एक तरह से समराइजेशन करने जा रहा हूं, और ध्यान से देखना कि जब आपको 1 1 फंक्शन या मैनी वन फंक्शन चेक करना हो, जब आपको 1 1 फंक्शन या मैनी वन फंक्शन चेक करना हो तो आपको सेट एक्स को ध्यान देना है, सेट एक्स को देखना है। जब आपको ऑन टू या इन टू फंक्शन चेक करना हो तो आपको सेट वाई को ध्यान देना है। ध्यान रहे, अगर आपने सेट एक्स को देखा और हर एक एक्स के लिए अलग अलग वाई मिल रहे हैं, हर एक एक्स के लिए क्या मिल रहा है आपको? अलग अलग वाई मिल रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को 1 1 कहेंगे। और जब फंक्शन 1 1 नहीं होगा, यानी अलग अलग वाई नहीं मिलेंगे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा। इसी तरह जब आपको ऑन टू चेक करना हो तो ऑन टू में आप सेट वाई को देखो, अगर सारे वाई कनेक्टेड हो किसी ना किसी एक्स से तो फंक्शन ऑन टू हो गया, और जब कोई ना कोई वाई खाली हो तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन हो जाएगा। यानी कि यहां से हम एक बात तो कंफर्म कर ही लेते हैं, एक बात हमारे समझ में आ ही गई है। क्या है वो बात? आप लोग दिमाग लगाओ, क्या बात हो सकती है? नोट इन ऑन टू फंक्शंस, बहुत ध्यान से देखो, इन ऑन टू फंक्शंस, इन ऑन टू फंक्शंस रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। ऑन टू फंक्शन में रेंज कोडोमेन के हमेशा बराबर होगी, ये बात आपको कंफर्म होना चाहिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद अराइज हुआ होगा इस फिगर को देखने के बाद और इस फिगर को देखने के बाद, कि सर यहाँ पर भी वाई खाली है, बड़ा कंफ्यूजन है, और यहाँ पे आपने इसको मैनी वन फंक्शन कहा है, और यहाँ भी वाई खाली है, यहाँ पे आपने इसको इनटू फंक्शन कहा है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, इस बात का सॉल्यूशन मैंने अभी आपको बताया है कि जब आपको ऑन टू या इनटू चेक करना हो तो सेट वाई देखना है, जब आपको 1 1 ये मैनी वन फंक्शन चेक करना तो आपको सेट एक्स देखना है। तो अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट से देखोगे तो आपको 1 1 या मैनी वन आंसर निकल के आएंगे, जब आप वाई के रिस्पेक्ट से देखोगे तो आपको ऑन टू या इनटू समझ में आएगा।
ये बात समझ में आ गई? कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जैसा बताया गया अब उसी तरह से इन फंक्शंस को ऑब्जर्व करें, आप कभी गलती नहीं करोगे। लेकिन इस फिगर के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से। क्या ये फंक्शन मैनी वन है? हाँ, ये मैनी वन फंक्शन है। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। आप आराम से बता दोगे, देखकर कोई भी बता देगा कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि मैनी वन जब हमने देखा तो एक्स के रिस्पेक्ट से देखा कि भैया अलग अलग एक्स सॉरी अलग अलग एक्स एक ही वाई से जुड़े हुए हैं, तो आपने एक्स के रिस्पेक्ट से देखा तो आपने मैनी वन बताया। जब मैं वाई के रिस्पेक्ट से देख रहा हूं तो इस फंक्शन को मैं बता रहा हूं कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो फिर ये क्या है? ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा। तो कुल मिलाकर के क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक मैनी वन इनटू फंक्शन है। यस, दिस इज अ मैनी वन एंड इनटू फंक्शन। दिस इज अ मैनी वन एंड इनटू फंक्शन, क्योंकि ये मैनी वन तो है ही, साथ साथ इनटू फंक्शन भी है। इसी तरह से इधर देखो आप, क्या ये एक वन वन फंक्शन है? हाँ, ये वन वन फंक्शन है। क्या ये एक ऑन टू फंक्शन है? हाँ, ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो ये एक वन वन ऑन टू फंक्शन भी हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि एक फंक्शन एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज को रिफ्लेक्ट कर सकता है। एक फंक्शन एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज को रिफ्लेक्ट कर सकता है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो एक फंक्शन एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज को रिफ्लेक्ट कर सकता है, इसलिए ये वन वन और ऑन टू फंक्शन हो गया। इसी तरह से ये मैनी वन एंड इनटू फंक्शन हो गया। ये वाला बताओ, ये वन वन फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी, ये भी एक वन वन ऑन टू फंक्शन हो गया। हालांकि देखो अभी तक मैंने आपको इन फंक्शंस की एक ही एक प्रॉपर्टी बताई, लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि एक डायग्राम एक से ज्यादा फंक्शन की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। इसी तरह इसके बारे में बताओ, ये इनटू के अलावा और क्या है? ये एक मैनी वन इनटू फंक्शन है। समझ में आ गई बात? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को पॉज करके आपको नोट्स बनाने हैं। और एक बात आपको और बता दूं, नोट्स बनाते वक्त यू हैव टू बी वेरी सिंसियर एंड यू हैव टू वर्क वेरी केयरफुली। आपको एक एक बात को बहुत सावधानी से सुनना है ईयरफोन के थ्रू, और फिर उस पर पॉइंट वाइज आपको नोट्स बनाने हैं, जिससे कि आपको ये चीजें कभी भूले नहीं। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो ज्यादा से ज्यादा ये आपको 10 दिन 15 दिन याद रह सकती है, फिर इसके बाद भूल जाओगे, क्योंकि नया टॉपिक होगा आगे। तो आप लोग नोट्स बनाने में थोड़ा सा सावधानी बरतें और नोट्स थोड़ा सा अच्छी तरीके से बनाएं, कॉन्सेप्ट को सीखें। क्योंकि कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर होगा तो आपको सब चीजें क्लियर होंगी और मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा। तो हम क्या करेंगे? अब हम कुछ नहीं करेंगे। नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल and we will understand that how to identify whether a function is one on two or showing more than one properties of functions। लेकिन उसको करने से पहले ये बात मैं आपको बता दूं, बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है? बाइजेक्टिव मैपिंग तो आपने देख लिया, वन वन को इंजेक्टिव और ऑन टू को सर्जेक्टिव कहते हैं। बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है? इफ अ फंक्शन इज वन वन यानी कि इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव का दूसरा नाम वन वन। इफ अ फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, दोनों है, ध्यान रहे, अगर कोई फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? इसका दूसरा नाम वन वन एंड ऑन टू भी हो सकता है। तो इफ अ फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, देन वी विल कॉल इट अ वन वन ऑन टू फंक्शन। या फिर इन टर्म्स में अगर याद रखो, इफ अ फंक्शन इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। समझ गए? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव मीन्स वन वन एंड ऑन टू। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, बाइजेक्टिव मीन्स वो फंक्शन इंजेक्टिव भी होगा एंड वो फंक्शन सर्जेक्टिव भी होगा। ध्यान रहे, बाइजेक्टिव का मतलब वन वन भी होगा, इंजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? वन वन, सर्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ? ऑन टू। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है
तो वो फंक्शन इंजेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कहें तो वो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम अगले चैप्टर 2 में करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, तो देखते हैं एक एग्जांपल। तब तक आप वीडियो को पॉज करें और अपने नोट्स को मेंटेन करें।